गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की खोज। भारत की खोज में बच्चों हमने पिछली बार शुरू किया था अध्याय 9वां। ध्यान दीजिए, भारत में अकाल आया था। उस समय व्यापक उथल पुथल का वातावरण था। अंग्रेज बहुत ही दमन कर रहे थे भारतीयों का। दो पृष्ठभूमियाँ, भारतीय और अंग्रेजी। ये 9वां पाठ हमने शुरू किया था। हमने देखा था कि कैसे जो है अकाल की जो बीमारी आई वो सिर्फ निचले तबके के लोगों को परेशान कर रही थी, जबकि ऊपरी तबके के जो लोग थे वह आराम से ही अपने ऐशो आराम से वो रह रहे थे। ये सब बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये भी देखिए, इस पर मैंने एक प्रश्न दिया था कि भारत को अंतर विरोधों का देश क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बहुत धनवान हैं और बहुत से लोग बहुत निर्धन हैं, इसलिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ पूरे देश में रहती हैं। इसलिए भारत को अंतर विरोधों का देश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। आज यहाँ से हमको शुरू करना है बच्चों, भारत की सजीव सामर्थ्य। सजीव सामर्थ्य लोग, है ना, हम जीवंत है ना, हम जीवंत लोग ही यहाँ के सजीव सामर्थ्य, सजीव शक्ति कहे जाएंगे। तो चलिए आज यहाँ से मैं पाठन करती हूँ। आप भी अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक उठा लीजिए। अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प करती रही और कल के लड़ाई के मैदान को आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण है। स्मृति का विलक्षण गुण याद रखने की अद्भुत ताकत है। वह कहानियों और यादों से निर्मित अतीत में बसता है। यह वर्तमान इससे पहले कि हमें उसका बोध हो अतीत में खिसक जाता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। सो मतलब एक यादें चली जाती हैं। हम कैसे बच्चे थे, बच्चे से हम बड़े हुए, बड़े से आज हम बुढ़ापे की कगार की ओर जा रहे हैं। तो जब तक हम अपने वर्तमान की बात सोचते हैं तब तक हम अतीत में पहुंच गए होते हैं। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। कमज़ोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्ग दर्शकों को सौंप देते हैं। किसने किया बच्चों? अगर आप इतिहास को उठा करके देख लो, है ना। सो कुछ ही लोग होते हैं जो अपने आज में जीते हैं और वो आने वाले युग के लिए काम करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, है ना। एक सुंदर देश देने के लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया और दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सो एक अच्छा कल हमें दे करके वो इस दुनिया से चली गए। चलिए आज हम फिर यहाँ से शुरू करते हैं। उपसंहार, व्हाट डू यू मीन बाय उपसंहार? उपसंहार यानी कंक्लूजन।
जो पूरा उन्होंने इतना बड़ा भारत की खोज जो पाठ लिखा है, पुस्तक लिखी है, उसका क्या कंक्लूजन है, उसका क्या उपसंहार है। तो चलिए देख लेते हैं। भारत की खोज, भारत की खोज, मैंने क्या खोजा, क्या पाया है, यह कल्पना करना कि मैं उसका पर्दा हटाकर यह देख सकूंगा कि वह अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा, मेरा अनधिकार चेष्टा थी। गैर अधिकार मतलब वो अपने आप को इसके अधिकारी नहीं समझते। ही डिड डेयर टू ओपन इंडियाज स्टोरी। भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है, उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है। यह विरुद्धों का एक ऐसा पुंज है जो मजबूत और अदृश्य सूत्रों से बंधा हुआ है। देखिए कैसे हमारे देश में अलग अलग जनजातियाँ, बोली, भाषाएं, विविधताएं भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारे देश ने कभी यह नहीं कहा कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है। नहीं, हमारे देश में सदियों से विविध मतांतरों के लोग रहे हैं और विविध मतांतरों को स्वीकृति प्राप्त हुई है। हम अपने आप को भी सही मानते हैं और सामने वाले के विचार को भी सहन करते हैं। बार बार आक्रमणों के बावजूद उसकी आत्मा कभी जीती नहीं जा सकी। कितने लोग आए, हाँ, प्राचीन काल से लेकर के भारत में हुणाज, शाकाज, तुर्की, मुगल, फ्रांसीसी, अंग्रेज, लेकिन जो भी आए वो भारत को बिल्कुल उसको बदल नहीं सके, उसको तोड़ नहीं सके। उसकी जो विशेषता थी उसको मिटाने की कोशिश करने के बावजूद भी वे मिटा नहीं सके। और आज भी जब वह एक अहंकारी विजेता का खिलौना मालूम होता है, वह अपराजेय है। अहंकारी विजेता कौन है बच्चों? अंग्रेज। उस अहंकारी विजेता के लिए भारत क्या था? सिर्फ एक खिलौना था। लेकिन उस अहंकारी विजेता के सामने भी भारत एकदम डरा नहीं, वह अपराजेय रहा, यानी उसे कोई जीत नहीं सका। एक युग के बाद दूसरे युग में उसने महान स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है जो पुरानी परंपरा को लेकर चलते हैं और उसे बदलते हुए समय के अनुरूप ढलते भी जा रहे हैं। उस महान परंपरा में रविंद्रनाथ टैगोर हुए जो आधुनिक युग की प्रकृति और प्रवृत्तियों से सराबोर थे, लेकिन उनकी नींव भारत के अतीत में थी। बच्चों देखिए, राजीव गांधी ने भी भारत में क्या लाया? छोटी कार और कंप्यूटर। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर आने वाले युग की पहचान है, तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके देश में कंप्यूटर लाने का, आधुनिकीकरण करने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। कभी भी हमने प्राचीन को अपनाया तो नए को भी अपनाया, नए को अपनाया तो प्राचीनता को छोड़ा नहीं। ऐसा लगता है जैसे पुराना जादू अब टूट रहा है। वह भारत के चारों ओर देखता हुआ वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा है। उसमें परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन जरूरी भी है। फिर भी वह पुराना सम्मोहन बना रहेगा, उसकी जनता के हृदयों में को बांधे रखेगा,
है ना बच्चों। इसीलिए तो पूरी कक्षाओं में मैं देखती थी पिछले साल, क्या बच्चे के बच्चे, ढेर के ढेर बच्चे कह उठते थे, हाउ इज द जोश, यस सर, हाउ इज द जोश, यस सर, हाउ इज द जोश, यस सर। क्यों, ये भाव क्यों आए थे बच्चों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारतीय हैं। जैसे ही पारंपरिक दिन आता है, दिवाली आता है, कुछ पूजा पाठ के कार्यक्रम होता है, सब बच्चे भी आराम से कुर्ता पैजामा शेरवानी इत्यादि निकाल लेते हैं, पहन धारण करते हैं। और जैसे ही मॉडर्न बनने की बारी आती है तो जीन्स पहन लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विचारों से मॉडर्न बनो, है ना, आधुनिक। तो हमारे देश में हमेशा से प्राचीन और आधुनिकता का संगम रहा है। सो पुराना भी है और नया भी है। हमें भारत में अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है। हमारे अपने पास उसकी बहुतायत है। बहुतायत यानी उसकी बहुत अधिक मात्रा है। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो केवल वर्तमान की तलाश में। यह तलाश जरूरी है क्योंकि उससे अलग रहने का अर्थ है पिछड़ापन और अपने आप को कम करना। बच्चों, हमें कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया इत्यादि को देखने के लिए, लाने के लिए देश में एफडीआई को, फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, तो इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सब के लिए बच्चों विदेश में जा कर के भारत को, विदेशियों को लेकर के आना भारत की ओर, ताकि हम अपने देश की प्रगति कर सकें। मैंने बताया ना बच्चों, जब हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला ये कर रहे थे, भारत आखिर पिछड़ा कैसे, कब हुआ पीछे? तो वही हुआ कि जब शोध करने की बारी आई, खोज की बारी आई, तब यूरोप आगे निकल गया, मशीनीकरण में आगे निकल गया, औद्योगिक क्रांति वहाँ पहले आई, पुनर्जागरण वहाँ पहले हुआ, इसके लिए वो हमसे आगे निकल गए। जीवन अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। इस आने वाले अंतर्राष्ट्रीयतावाद में हमें अपनी भूमिका निभानी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें यात्राएं करनी है, औरों से मिलना है, उनसे सीखना है और उन्हें समझना है। लेकिन सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं है जिसकी न कोई बुनियाद हो, न लंगरगाह हो। लंगरगाह मतलब जैसे होता ना, समुद्र में जब शिप आता है, नावें आती हैं, तो उसे बांध के रखते हैं किनारे पर। लंगरगाह यानी बांध करके रखना। हम जो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, शायद इसीलिए घूम रहे हैं कि वो देख सकें, विदेशी इन्वेस्टमेंट को भारत में ला सकें, वहाँ के चीज़ों को देख करके, सीख करके भारत में भी उसका अनुकरण करके सिस्टम को अच्छा बना सकें। राष्ट्रीय संस्कृतियों से बाहर निकलना और आज वह स्वतंत्रता, समानता और सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर ही उन्नति कर सकता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मतलब आप अपने देश की सोचते हो तो आप विश्व की भी सोचो। वी आर global citizens. When we talk about India, Indianization, at the same time we are the children of this world, and to keep whole world safe and sound is our duty to protect it. Okay.
किसी भी मामूली देश के नागरिक नहीं हैं। हमें जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। यह गर्व किसी ऐसे रोमांचक अतीत के लिए नहीं होना चाहिए जिससे हम चिपटे रहना चाहते हैं, न ही अपने ढंग से भिन्न औरों के ढंग को समझने में इससे कोई कठिनाई होनी चाहिए। नो, you respect yourself and at the same time you respect others too. इसके कारण हमें अपनी कमज़ोरियाँ और असफलताओं को भी कभी नहीं भूलना चाहिए और न ही उनसे छुटकारा पाने के लिए हमारी इच्छा कुंठित होनी चाहिए। इससे पहले कि हम मानवीय सभ्यता और प्रगति की गाड़ी में औरों के साथ अपनी सही जगह बना सकें, हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, बहुत सी कमियों को पूरा करना है। हमें जल्दी करनी है क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। दुनिया की रफ्तार लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अतीत में भारत दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करके उन्हें आत्मसात कर लेता था। आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है क्योंकि हम भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जाति और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएंगी। हमें जहां भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता और सहयोग मिलेगा, हम वहीं उसकी तलाश करेंगे और हम सामूहिक कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन हम दूसरों की कृपा और सहारे के प्रार्थी नहीं है कि हमें दूसरा कोई हमारे ऊपर कृपा करे। नहीं, यही बात देखो बच्चों, मैंने एक बार नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था तो उन्होंने कहा था भारत एक आज़ाद देश है, हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरे देश में, जैसे मान लो चाइना है या पाकिस्तान है, कोई और कंट्री है, अगर वो अपने देश में या समुद्र में, अरब महासागर में या हिंदुस्तान महासागर में अगर वो गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी पूरे विश्व की बनती है। हम तभी दूसरों से लड़ सकेंगे जब हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो 26 नवंबर को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मुंबई के कितने होटलों पर, कितनी जगहों पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था, आतंकवादी हमले कर दिए थे। लेकिन उस समय की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, वो कुछ नहीं की उनके खिलाफ। उन्होंने दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक या समथिंग ऐसा कुछ करके आतंकवादियों की कमर ढीली करने का काम उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। लेकिन ये जो सरकार आई, बोले तुम एक आक्रमण करोगे, एक बार गोला बारूद फेंकोगे, हम उसका दुगुना फेंकेंगे। याद करो, नाउ यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। नरेंद्र मोदी का बिल्कुल कहना था कि हम अपने पैरों पे जब खड़े होंगे तब पूरी दुनिया हमें मानेगी, हमें सम्मान देगी, हमारी बात का आदर करेगी। हम अगर आश्रित हैं दूसरों के ऊपर, अगर हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं तो कोई दूसरा हमें आदर और सम्मान नहीं देगा, बल्कि हम पर ऐसे ही आके आक्रमण करता जाएगा। यही बात तो देखो जवाहरलाल नेहरू ने इन अंतिम पंक्तियों में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना है, लेकिन अपने आप को अपने पैरों पर खड़े करना है। हमें दूसरों की कृपा और के सहारे प्रार्थी नहीं है। इस तरह हम सच्चे भारतीय और एशियाई होंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व नागरिक होंगे। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ के उपसंहार में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, क्या संदेश दिया है, ये उसका संदेश है कि हमें
अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात करना है, ग्लोबल सिटीजन बनना है, लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरों की कृपा पर जीवित नहीं रहना है, बल्कि खुद अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना है। धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ में भारत की खोज समाप्त हुआ। अगली बार में हमारे बच गए हैं बाज और सांप और बाज, और एक लास्ट में पाठ बचा है टोपी, वो करेंगे, देन रिवीजन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।